दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा में अब समय बहुत कम बचा हुआ है और ये बहुत ही मुफीद समय है, बिल्कुल उपयुक्त समय है कि आप अपना टेस्ट लगाते रहो, अपने आप को चेक करते रहो कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। और इसके लिए जो क्विज़ होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो क्विज़ है यानी कि आज का जो मॉक टेस्ट है इसमें हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों पर करेंगे डिस्कस। देखते हैं कि कितने प्रश्नों को आप हल कर पाते हैं। और देखो अपनी तैयारी को रोज़ आंकते रहो और जहाँ पर भी आपको लगे कि ये पॉइंट कमज़ोर है, अभी भी समय है, उस पर जो है पूरा फोकस करो। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ो और जो भी संबंधित किताबें हैं उस पर भी आप अपना ध्यान जो है फोकस कर बनाए रखो। बेसिकली अब ये समय ऐसा हो गया है कि आपको अपना संपूर्ण समय सिर्फ स्टडी में ही देना है, बाकी की जो चीज़ें हैं उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। तो देखो आज का पहला प्रश्न क्या है, असुमेलित की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर जो 4 स्थान दिए गए हैं ये हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थान है। थोड़ी सी आवाज़ मेरी आज आपको मतलब फंसी फंसी लग रही होगी, तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज करो और क्लास को पूरा करो। देखो प्रश्न क्या है, आलमगीरपुर ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में ही है, बिल्कुल करेक्ट है। बनौली आपको मिलेगा हरियाणा में, एकदम सही है, याद रखना इसको। और दायमाबाद मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। लेकिन राखी गढ़ी क्या ये राजस्थान में है? नहीं, ये राजस्थान में नहीं है। राखी गढ़ी आपको कहाँ मिलेगा? राखी गढ़ी आपको मिलेगा हरियाणा में। देखो जो राखी गढ़ी है ना, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल भी माना जाता है। फिलहाल इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। और ये हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। और देखो राखी गढ़ी की खोज की थी किसने? सूरज भान ने की थी। और अगर ये प्रश्न आ गया कि राखी गढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ था, तो याद रखना कि राखी गढ़ी जो है ये माना जाता है कि वो सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है, सरस्वती नदी के तट पर। और एक बात और भी कि तांबे के जो उपकरण हैं और सिंधु लिपि में एक अंकित मुहर भी यहाँ पर खुदाई में मिली है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 240 यानी कि 240 हेक्टेयर के आसपास माना गया है। तो राखी गढ़ी कहाँ पर है? राखी गढ़ी हरियाणा में है, क्षेत्रफल 240 हेक्टेयर के आसपास है। और यहाँ से तांबे के उपकरण और सिंधु लिपि में अंकित मुहर मिली है। खोज किसने की थी? सूरज भान ने की थी। आगे बढ़ते हैं। बताओ कि टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वो कहाँ का शासक था? साइरीन, मिस्र, मकदूनिया या फिर सीरिया? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अशोक का जो 13वां शिलालेख मिलता है उसमें 5 यवन शासकों के जो है उल्लेख मिले हैं। कौन कौन से हैं? एक तो नाम आता है अंतियोग का, लिखा गया है उसमें अंतियोग। तो अंतियोग जो है यह एक सीरिया का राजा माना जाता है, ठीक है। और दूसरा नाम आता है तुर्भय का, तुर्भय। और तुर्भय जो था ये मिस्र का राजा माना जाता है। तीसरा नाम जो वहाँ पर आता है वो नाम क्या है? अंतिकिनिन नाम है उसका, अंतिकिनिन। तो अंतिकिनिन जो है ये एक मेसिडोनियन राजा माना जाता है, मेसिडोनिया का राजा अंतिकिनिन। और बात करें तो एक राजा और है मग, इसे जो है एपिरस के नाम से जाना जाता है, एपिरस। और पांचवा नाम कौन सा है? अलिक सुंदर नाम है, अलिक सुंदर। तो ये 5 नाम हमें मिलते हैं अशोक के 13वें शिलालेख में। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो कि जो अंतियोग है वो सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय थियोस माना जाता है, ठीक है। अंतियोग जो है इसे माना जाता है कि ये एंटियोकस द्वितीय रहा होगा, जिसका शासनकाल 261 से लेकर 246 ईसा पूर्व में स्थित रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तुर्भय, तो तुर्भय जो था ये मिस्र का शासक टालमी द्वितीय यानी कि फिलाडेल्फस, जिसका शासनकाल था 285 से 247 इस ईसा पूर्व। तो यही यहाँ पर आपका विकल्प है। तो मिस्र आपका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना इसको। और बात करें तो अंतिकिन जो है ये मैसिडोनिया का एंटीगोनस गोनाटस माना जाता है। मग से तात्पर्य है सीरियाई नरेश मगध से। अलिक सुंदर का तादाद में सुनिश्चित नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो नाम है वो सभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वर्तमान में उनको किस प्रकार से व्याख्यायित किया गया है। तो टालमी फिलाडेल्फस का जो संबंध है वो मिस्र से है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैक जीवक, जो प्रसिद्ध वैद्य था जीवक, ये किसके दरबार से संबंधित है? तो बताओ, बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत या फिर उदयन? सही आंसर है इसका बिंबिसार, ऑप्शन ए। तो ये भी याद रखना कि प्राचीन काल में गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीव जो था वो बिंबिसार का राज वैद्य था। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा ये बताओ कि नयनार कौन थे? शैव, शाक्त, वैष्णव या फिर सूर्योपासक? तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नयनार क्या थे? ये शैव थे और उत्तरी भारत के साथ ही दक्षिण भारत में भी
शैव धर्म का व्यापक प्रचार इन्होंने किया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार संतों के द्वारा ही किया गया था। याद रखना कि पल्लव काल में जो शैव धर्म था उसका प्रचार प्रसार नयनार संतों के द्वारा किया गया। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि नयनार जो संत थे उनकी संख्या कितनी थी, तो अगर क्वेश्चन आ गया तो इसका जवाब होगा 63। नयनार संतों की जो संख्या है वो मानी जाती है 63, और इसमें अपार तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति, मणिक, वाचगर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, और इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। जो ग्रंथ है देवारम, उसी में आपको इनके जो भक्ति गीत हैं वो मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। बताओ कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न है और इसको मैंने कई बार बताया भी है। याद है आपको? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 135 वर्ष। ठीक है, याद रखना इसको। और ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। सही ऑप्शन क्या होगा? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर रुद्रदामन। सही आंसर ऑप्शन डी है, 2, 3, 4, महापद्मनंद को छोड़कर। तो दोस्तों, जो जूनागढ़ का अभिलेख है ना, उससे ये ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और अशोक के समय में इससे नहरें निकलवाई गई थी। भारी जो वर्षा होती थी उसके कारण एक बांध था जो टूट गया था, उसमें 24 हाथ लंबी और इतनी चौड़ी और 75 हाथ गहरी दरार बन गई थी, इसका उल्लेख मिलता है। रुद्ररामन ने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगवाए अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर अपने राज्यपाल सुविशाख, क्या नाम था, सुविशाख के निर्देशन में बांध की फिर से मरम्मत करवाई थी। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 सभी बिल्कुल करेक्ट हैं, इसको आप याद रखो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो फ्रेंड्स, ये जो लघु स्तंभ मिलता है, सही जवाब क्या होगा? मौर्य। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। तो आपको बता दें कि लघु स्तंभ लेखों में रुक्मिनदेही लेख कई दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो अभिलेख है इसका नाम है रुक्मिनदेही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अनुसार अपने अभिषेक के 20 साल के बाद देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी, यानी कि प्रियदर्शी किसे कहते हैं? सम्राट अशोक को। तो अशोक यहाँ पर स्वयं आया था, उसने यहाँ पर पूजा पाठ की थी, और शाक्य मुनि का जन्म यहीं पर हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी दीवार बनवाई गई, उस पर एक स्तंभ स्थापित किया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख मिलता है यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। और लुम्बिनी गांव का जो धार्मिक कर था, जिसको बलि कहते थे, तो बलि को अशोक ने पूरी तरह से 100% जो है वो माफ़ कर दिया था, और बाकी के जो कर थे उसको जो है 1/8 कर दिया था। तो याद रखना ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, ये किसका मत था? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो था ये गुप्त काल में गणित की तरह खगोल विज्ञान का भी बहुत ही जानकार और असाधारण विद्वान था, लेकिन उसका सबसे मौलिक योगदान, उसकी ये मान्यता थी कि ग्रहण जो लगता है वो राहु और केतु के कारण नहीं लगते, और उन्होंने ही बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ जो है क्या करती है? रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है। तो सही आंसर ऑप्शन ए है। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? आंसर प्लस लिखा हुआ है खारवेल, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया था और उनके निर्वाह के लिए बहुत सारे दान दक्षिणा भी दी थी, आरामदायक निवास स्थान भी बनवाए थे। अच्छा, हाथी गुम्फा लेक का उद्देश्य उदयगिरी पहाड़ी पर बनवाए गए ऐसे भिक्षु आवासों का विवरण सुरक्षित रखना था। तो हाथी गुम्फा लेक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? अब अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा, सही होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया था, और संभवतः इसमें वे गांव भी शामिल थे जो पहले उजाड़ थे, परंतु फिरोज के समय में कृषि की सुविधा के बाद पुनः बस गए थे। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद आते हैं। अब आज का जो प्रश्न है उसको देखो, थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है तो प्रश्नों की संख्या कम रख रहा हूँ।
तो देखो आज का जो प्रश्न है वो बताओ। प्रश्न होगा कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अब इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो ये हैं आपके ऑप्शन। और रोज़ शाम को आपको एक क्विज मिलती है जो कि यूपी SSSC पेड पर आधारित होती है। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो अपना जो क्विज है इसको डेली लगाते रहो, इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे यहाँ पर, यानी कि मैथ, साइंस, जो कुछ भी है सबको कवर करेंगे बारी बारी से। तो जो कल का टेस्ट था उसको भी लगा लेना, आज का टेस्ट हो गया। दोनों की PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।